हेलो गाइस। चलो देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसमें हम लोगों ने थियरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है। ओके, एंड वी वर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने लैंड, लेबर और कैपिटल देख लिया। तो आज हम लोग जो चौथा फैक्टर है, दैट इज एंटरप्रेन्योर, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर देखने से पहले एक बार तुम्हारा काम होगा कि लैंड, लेबर और कैपिटल, वो एक बार जो है ना आप 5 मिनट में रिवाइज कर लो और फिर चौथे फैक्टर पे जाओ। ओके, बिकॉज होगा क्या, कहीं ना कहीं पे हो सकता है लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में अगर बात होगी तो आप ज्यादा बेटर रिलेट कर पाओगे। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योर। क्या है एंटरप्रेन्योर, क्या क्या इनके जो फीचर्स हैं और क्या रिस्क ये लोग लेते हैं, कौन होते हैं ये लोग, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने ले ली है अपने सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल। ठीक है, सो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं हम लोग। पेज नंबर मैं आपको बता दूं एक बार, इट्स पेज नंबर 3.8 इन द न्यू मॉड्यूल, और वहां पे ये है 1.1.3 एंटरप्रेन्योर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले एग्जांपल लेते हैं, और एंटरप्रेन्योर है कौन वो देख लो पहले। तो एंटरप्रेन्योर जो होगा ना, वो हमारे और आपके जैसा एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है एंटरप्रेन्योर। और ये कर क्या रहा है, देखो ह्यूमन बीइंग तो यार लेबर भी होते थे, है ना। लेबर जो होते थे, लेबरर, वो भी ह्यूमन बीइंग ही थे। एंटरप्रेन्योर भी ह्यूमन बीइंग है, बट इनमें फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं बना है, ये कुछ अलग करने के लिए बना है। पहला काम, इसके बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, और ये पहली एक्टिविटी जो करता है, फर्स्ट थिंग, ही स्टार्ट्स द बिजनेस। ओके, ये इनिशिएट करता है, इनिशिएशन करता है, ये इनिशिएट द प्रोसेस। एंटरप्राइज की शुरुआत जो होती है वो ये करता है। सी, ऐसा बोला जाता है द हार्डेस्ट थिंग या स्टेप इज द बिगिनिंग। ओके, तो किसी चीज की शुरुआत करना वो सबसे मुश्किल काम है, और सबसे मुश्किल काम एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। बिजनेस का आइडिया लाना, बिजनेस स्टार्ट करना। उसके बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये जो बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ओके, इनको एक साथ लेके आएंगे। जहां लैंड है वहीं पे लेबर होना चाहिए, वहीं पे पैसा होना चाहिए, और एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी। कितना लैंड लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, उनका जो एक रेशियो होगा, उनका जो मिक्स होगा, वो भी एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा। ओके, कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है, कितने लैंड की जरूरत है, कितने कैपिटल की जरूरत है। ओके, और कैसे मैं इनको एक साथ लेके आऊं और काम शुरू करूं। तो दूसरा काम है, he will mobilize he will mobilize the other factors of production and and coordinate the production process। तो इनको एक साथ में ले आके, लैंड, लेबर, कैपिटल को एक जगह पे लाके प्रोडक्शन प्रोसेस की शुरुआत करेगा। कौन करेगा ये काम, एंटरप्रेन्योर। और तीसरा तीसरा काम, ही इज द रिस्क टेकर। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो लॉस होने का खतरा है वो इसके ऊपर होता है। सी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग लैंड, आपको यार रेंट मिलना ही है, इट्स अ सेफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इफ यू आर प्रोवाइडिंग लेबर, मतलब आप जो है ना वो वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, तो आपको सैलरी और वेजेस तो मिलने ही वाला है, सिंपल सी बात है, नो रिस्क। इफ यू आर प्रोवाइडिंग कैपिटल, आप पैसा लगा रहे तो आपको इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो फिर जरूरी नहीं कि आपको जो है वो काम करने के बदले पैसा मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एंटरप्रेन्योर जो है वो लोगों की सैलरी देने में, रेंट देने में, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने में, इंटरेस्ट देने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाए। बेचारा जेब से भर सकता है, बिजनेसमैन, हो सकता है वो खर्चा जेब से भी भरे, उसको खुद कुछ नहीं बचेगा, ये भी चीज हो सकती है। तो ये रिस्क लेता है, और रिस्क किस चीज का, रिस्क ऑफ लॉस। ये लॉस का खतरा भी उठाता है बिजनेस करने के पहले। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये सारी चीजें होनी जरूरी है। बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस के आइडियाज लेके आएगा, ओके, सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को
मिलाएगा एक साथ में, कोऑर्डिनेट करेगा उनको और प्रोडक्शन की शुरुआत करेगा। एंड थर्ड चीज, वो रिस्क ले रहा है, रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिससे एंटरप्रेन्योर जो है बना होता है। यही पॉइंट जो है वो आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहां पे इसमें। ओके, यही पॉइंट वो लिखा हुआ है, तो इसको आप रीड कर लोगे, दिस पैराग्राफ विल बी डन। ये तीन पॉइंट्स वहां पे वापस लिखे होंगे। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गो अहेड विद द फंक्शंस। नाउ फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस मतलब इसका काम क्या है, फंक्शंस मतलब इसका काम क्या है, क्या काम करेगा ये एंटरप्रेन्योर। तो पहला काम जो ये करने वाला है, ही विल इनिशिएट द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस की शुरुआत करेगा ये जो पर्सन है वो बिजनेस की शुरुआत करता है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत करता है। एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, रिसोर्सेज मतलब द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल। मटीरियल की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। ओके, और वो सारी चीजें साथ में होनी चाहिए। जब आपके पास लैंड है, उस टाइम पे लेबर और कैपिटल नहीं थे, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। आपके पास लेबर है, लैंड है, बट कैपिटल नहीं, पैसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारे फैक्टर्स जब साथ में मिलेंगे और राइट प्रपोर्शन में मिलेंगे, जितना लैंड चाहिए उतना ही हो, जितना लेबर चाहिए उतने ही वर्कर्स हो, जितना कैपिटल चाहिए उतना ही पैसा बिजनेस में लगाओ। अदरवाइज क्या होगा, आप ज्यादा पैसा बिजनेस में लगा दोगे, आप फुकट में इंटरेस्ट भर रहे हो। ज्यादा वर्कर्स को आपने काम पे रख दिया, आप उनको बैठे बैठाए वेजेस दे रहे हो। ज्यादा लैंड आपने लेके रख लिया, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे, जगह खाली होगी। तो उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन साथ में होने चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो एंटरप्रेन्योर को रखना है, ये इसका पहला काम। ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट थिंग और जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे कि ये जो है रिस्क टेकर है, कहीं ना कहीं लैंड, लेबर, कैपिटल वालों को तो उनका पैसा मिल जाता है, बट एंटरप्रेन्योर को कोई फिक्स नहीं है कि उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको मिलेगा पैसा, लॉस हुआ तो बेचारा अपनी जेब से और भरेगा, मिलना तो छोड़ो, अपनी जेब से भरेगा। और ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क बेयरिंग और अनसर्टेनिटी बेयरिंग कैपेसिटी। ये जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है, पता नहीं बिजनेस चले नहीं चले, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं है कुछ। ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, लॉस भी हो सकता है। तो ये जो रिस्क आने वाला है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आने वाली है, बिजनेस कैसा रहे कैसा नहीं रहे। ओके, जैसे अभी मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पता नहीं कल को कब लॉकडाउन लग जाए, ओके, या रिसेशन आ जाए और हमारा मार्केट उतना अच्छा नहीं रहे। तो ये अनसर्टेनिटी और लॉस होने का रिस्क जो है वो ये बेयर करते हैं एंटरप्रेन्योर्स। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस लाइज विद द एंटरप्रेन्योर। बिजनेस बंद करना या बिजनेस चलाना ये एंटरप्रेन्योर के हाथ में है। ठीक है, वर्कर्स कुछ नहीं कर सकते यार, और कोई कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस चलाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर को लेनी होगी। अगर कोई बिजनेस बंद हो जाता है, उसमें वर्कर्स की कोई गलती नहीं है, उसमें क्रेडिटर की कोई गलती नहीं है, उसमें लैंडलॉर्ड की कोई गलती नहीं है, उसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, उसमें गलती है एंटरप्रेन्योर की, वो बिजनेस को संभाल नहीं पाया। ठीक है, आज मान लेते हैं हम कोई कंपनी फॉर एग्जांपल बंद हो गई, लेट्स से नोकिया। ठीक है, नोकिया बंद हो गई, क्यों बंद हो गई, इनका कोई डिमांड ही नहीं था, इनके प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं था। ये लोग अभी भी डब्बा फोन बनाते थे और उसकी डिमांड एकदम गायब हो गई। अभी तो अपने को स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड फोन चाहिए थे। तो अब बताओ, नोकिया कंपनी बंद होने के पीछे क्या कस्टमर्स की गलती है कि तुम लोग डिमांड नहीं करते हो यार। कस्टमर्स को तो नहीं बोल सकते ना, कस्टमर्स ने डिमांड नहीं किया इसलिए कंपनी बंद हो गई। अरे यार, कस्टमर्स की गलती नहीं है, कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट चाहिए वही खरीदेंगे। आपका काम था थोड़ा सा इनोवेटिव होते, थोड़ा सा रिस्क लेते, कुछ नया काम करते। एंटरप्रेन्योर का काम था ये। तो नो डिमांड, इसका मतलब इज इट कस्टमर्स फॉल्ट, इज इट कस्टमर्स फॉल्ट, नो, नो। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल। जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो है अपना एंटरप्रेन्योर, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बिजनेस बंद होने का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको ही लेना पड़ेगा यार, वर्कर्स कुछ नहीं करेंगे, कस्टमर की गलती नहीं है, सप्लायर की गलती नहीं है, लैंडलॉर्ड आपको उस जगह से भगा देता है, बोलता है आप रेंट नहीं दे रहे हो 10 महीने से, निकलो यहां से, उसकी कोई गलती नहीं है। बैंक ने आपके आपके असेट्स उठा लिए, आपका फैक्ट्री वैक्ट्री बेच डाला, बैंक की कोई गलती नहीं है। गलती जो है वो एंटरप्रेन्योर की है, वो बिजनेस संभाल नहीं पाए। तो ये जो रिस्क है, लॉस होने का रिस्क है, वो एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ता है। ओके, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये।
नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करना पड़ता है, ही हैज टू बी इनोवेटिव, उसको इनोवेशंस लेके आने पड़ेंगे, बिजनेस में कुछ नया नया काम करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। क्लासिकल एग्जांपल इज नोकिया, ठीक है, नोकिया जो है अपने बिजनेस में इनोवेशन नहीं लेके आ पाए और उनका बिजनेस बंद हो गया। बिजनेस में इनोवेशन नहीं लेके आ पाओगे, बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, नए नए कॉम्पिटिटर्स आते रहेंगे, वो नया प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे और आप इनोवेटिव काम नहीं करोगे तो आप हो जाओगे बाहर, ठीक है। तो ये काम किसका है, इनोवेशन कौन करे? क्या एम्प्लॉइज आके बोले अरे सर हमको कुछ नया करना चाहिए, मैं आपको आइडिया देता हूं? नहीं, एंटरप्रेन्योर को, ओनर को खुद सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे नया कर सकता हूं। उसके लिए वो चाहे एम्प्लॉइज की हेल्प मांगे, चाहे मैनेजर्स की हेल्प मांगे, चाहे किसी आउटसाइड एजेंसी की हेल्प मांगे, बट इनिशिएट करने का काम, इंटरेस्ट दिखाने का काम एंटरप्रेन्योर का है। ओके, सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट, इनोवेशंस। अब यहां पे देख लो, यहां पे एक नाम है, जो इनोवेशन थियरी भी थी एक जगह पे तुमने देखी होगी, इनोवेशन थियरी इन बिजनेस साइकिल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्कम्पीटर द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस, कुछ ना कुछ नया करते रहो, अदरवाइज आप मार्केट से निकल जाओगे। ओके, तो ये नाम याद रखना, इनोवेशन थियरी जो है वो स्कम्पीटर ने दी है, उनका नाम याद रखना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, चलो यहां पे पहले फंक्शंस एक बार वापस देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन थे, 3 काम थे। पहला काम बिजनेस स्टार्ट करना एंड सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्शन करवाना। दूसरा रिस्क बेयर करना। और तीसरा काम इनोवेशंस करना, इनोवेशंस लेके आते रहो, इनोवेशन नहीं लेके आओगे आप कभी भी मार्केट से बाहर हो सकते हो, कोई दूसरा आदमी आएगा आपसे अच्छा काम करेगा और आप निकल जाओगे। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या जो गोल है, किस गोल को माइंड में रख के एंटरप्रेन्योर को काम करना चाहिए, ओके, या कंपनी को काम करना चाहिए। और क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं, लिमिटेशंस काइंड ऑफ है। कंस्ट्रेंट्स मतलब जैसे अभी मैं मान लो एक बड़ा बिजनेस तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है, तो दैट इज अ कंस्ट्रेंट, जिस चीज की कमी होती है अपने पास, जो चीज अपने को रोकती है। ओके, तो एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब क्या गोल रख के काम करना चाहिए और उनको क्या क्या जो है वो कमियां होती है जो उनको रोकती है ये काम करने से। लेट्स सी, फर्स्ट फर्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। तो पहला काम तो आपका यही है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो मार्केट में सर्वाइव कर जाओ, ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमेशा। थिंक अबाउट द सर्वाइवल, मतलब बेसिक चीज है, आपको सबसे पहले सर्वाइवल का तो सोचना ही है। देन सेकेंड थिंग इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब पैसा, मतलब प्रॉफिट। तो आपको सर्वाइवल के बारे में भी सोचना है, एट द सेम टाइम सिर्फ सर्वाइव करते रहोगे तो नहीं चलेगा यार, प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब जिस सोसाइटी में बैठे हो उसके लिए भी कुछ काम करो यार। ओके, सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करो। तो क्या काम कर सकते हैं, मान लो मेरी एक कंपनी है, इट इज ऑपरेटिंग इन वसई टू, लेट्स से पूरा वसई से विरार या भाईंदर, इन सब एरियाज में अपनी अपनी कंपनी है। ओके, और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी मोस्टली यहाँ के ही हैं। अब मैं इन कस्टमर्स के लिए कुछ करना चाहता हूं, क्या कर सकता हूं मैं एक काम कर सकता हूं कि जो रोड्स होंगे वो रोड्स पे मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे डस्टबिन लगा सकता हूं। डस्टबिन लगा दूंगा मतलब सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं, मैं क्लीनलीनेस के लिए कुछ कर रहा हूं। ओके, ये एक काम मैं कर सकता हूं। या फिर मान लो मैं महीने या 2 महीने या 6 महीने में एक बार कुछ एक आई चेकिंग कैंप लगा देता हूं कि फ्री आई चेकअप होगा सबका, एक मैंने कैंप लगा दिया, ये एक काम मैं कर सकता हूं। या फिर इस टाइम पे मान लो मैं क्या कर सकता हूं, फ्री कोविड वैक्सीनेशन का मैंने एक कैंप लगा दिया कि भाई जिसको भी वैक्सीन लेनी है आप लोग इस एरिया के पर्टिकुलर लोग जो है वो आके यहाँ पे वैक्सीन ले सकते हैं, तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव भी कंपनीज का होना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करो आप। या फिर मान लो आप क्या कर सकते हो, फुटपाथ पे कुछ बैठने के लिए आपने कोई चीज लगा दी, या एक गार्डन में आपने जो है वो 4-5 बेंचेस जो है अपनी तरफ से, या फिर सारे बेंचेस आपने अपनी तरफ से लगवा दिए गार्डन से। ओके, ये एक काम आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, कंपनी आपकी है, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे होंगे, उनके बारे में सोचो, उनको अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, उनके लिए अच्छा वर्क कल्चर रखना, अच्छा एनवायरनमेंट रखना,
और अगर गर्मी का टाइम है तो उनको प्रॉपर जो है ना वो एयर कंडीशनिंग या फैन वगैरह की व्यवस्था करो। तो वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर रखो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपको हमेशा बिजनेस करते टाइम ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका नेशन आपसे क्या चाहता है और उसके हिसाब से आप काम करो। फॉर एग्जाम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वी ऑल नो कि अपना जो इंपोर्ट है इट इज फार ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स। ओके, इंपोर्ट जो है अपना वो एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा है। ठीक है, इन दैट केस अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि मैं कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाऊं और इंपोर्ट को कम करूं। ये एक चीज हो सकती है। ओके, कि इस टाइम मुझे ऐसा देखना चाहिए कि इंडिया का इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो मैं क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आऊं। मैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता हूं और इंपोर्ट्स को कम करता हूं। ये एक चीज हो गया। दूसरा नेशनल ऑब्जेक्टिव विच इज अ हॉट टॉपिक टुवर्ड्स आजकल में नाउ डेज इज कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस के सीन में अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ऑलमोस्ट अराउंड 130 प्लस 130 के मतलब 1,30,000 से ज्यादा केसेस के आसपास आने लगे हैं। सो इन दैट केस हमारी कंट्री का जो डिमांड है वो ये है कि आप जो है वैक्सीन बना सको या आप सैनिटाइजर्स बना सको या आप मास्क बना सको। ओके, ये सारी चीजें अगर आप बना सको या आप कुछ हॉस्पिटल टाइप कुछ एक क्वारंटीन सेंटर बना सको तो उसकी ज्यादा हेल्प होगी, कंट्री की ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो एज अ कंपनी मुझे ये करना चाहिए कि मैं क्यों ना अपना एक आध फैक्ट्री जो है उसको क्वारंटीन सेंटर बना दूं। क्यों ना मैं अपनी किसी फैक्ट्री में जो है मास्क या फिर सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दूं। क्यों ना अपनी किसी कंपनी में मैं वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दूं। ओके, ये सारे काम आप शुरू कर सकते हो। क्यों ना मैं जो है वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दूं, क्योंकि नेशन मुझसे ये चाहता है। ठीक है, अभी अपन अर्नब गोस्वामी नहीं बन रहा है, द नेशन वांट्स टू नो, बट यस, ये चीज नेशनल डिमांड है ये, और आपको ये काम करना चाहिए। अगर आप ये काम करोगे बहुत अच्छी बात है, आप नहीं करोगे तो भी आपको कुछ बोलेगा नहीं, बट इट इज योर ऑब्जेक्टिव कि आपको ये करना चाहिए यार। ठीक है, तो ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव है, कंट्री जो चाहती है आप कुछ वैसा करो। ठीक है, सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले। पहला, द बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइजेस इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। ठीक है, पहला काम यही है, जो कि अपना ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे ये चल रहा है। इस टाइम पे सोचो हम भी यही ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके पीछे काम कर रहे हैं कि यार इस टाइम पे बिजनेसमैन भी यही सोच रहा है कि यार ये लॉकडाउन पीरियड में बिजनेस में प्रॉफिट होना तो बहुत मुश्किल है, तो बस इस लॉकडाउन में सरवाइव कर जाओ, बिजनेस बचा जाओ, बस इतना हो जाए तो भी अच्छा है। तो इस टाइम पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा। ओके, आई होप यू कैन रिलेट कि ये पॉइंट जो है सिचुएशन को काफी मैच करता हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, an enterprise can survive only if it is able to produce and distribute products or services at a price which enables it to recover its cost। और आप बिजनेस में सरवाइव तभी कर पाओगे जब आप अपना खर्चा रिकवर कर पाओ। ओके, तो मिनिमम आपका जो खर्चा हो रहा है कम से कम आप वो रिकवर कर लो तो आप सरवाइव कर पाओगे। अगर आप अपना खर्चा भी बिजनेस में रिकवर नहीं कर पाओगे, उतना भी सेल नहीं कर पाओगे, इन दैट केस फिर तो यार सर्वाइवल मुश्किल है, आप तो जाने वाले हो। ठीक है, बैंकरप्ट हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। So if an enterprise does not recover its cost of staying in business, it will not be in a position to meet its obligations to its creditors, suppliers, employees, with the result that it will be forced into bankruptcy। अगर आप इतना भी सेल नहीं कर पाते हो, अपना खर्चा भी रिकवर नहीं कर पाते हो कस्टमर से, फिर आप क्रेडिटर्स को कहां से पैसा दोगे, एम्प्लॉइज को कहां से पैसा दोगे, बैंक को अगर देना हुआ तो कहां से दोगे। इन दैट केस एक ही रास्ता बचता है, यू विल बी बैंकरप्ट नाउ। ओके, तो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है और पहला पॉइंट जो है बहुत इजी है दिस। उसके बाद एक बार आप सरवाइव करने लग जाओ, आपको लग रहा है कि नहीं अब सर्वाइवल की टेंशन तो नहीं है, अब मैं काइंड ऑफ स्टेबल हो चुका हूं यार, अब तो कोई टेंशन नहीं है, फिर उसके बाद आप ग्रोथ के बारे में सोचो। ओके, सो ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव हैज अज्यूम्ड इंपॉर्टेंस विद द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। पहले ऐसा होता था कि लोग सर्वाइवल के बारे में सोचते थे कि यार सर्वाइव कर जाए, सर्वाइव कर जाए, लेकिन अब क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर्स पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एकदम हाईली ऑप्टिमिस्टिक लोग आ रहे हैं, बोलते हैं यार सर्वाइवल क्या, अब तो ग्रोथ के बारे में सोचो। ओके, तो आर एल मैरिस
थियरी ऑफ फॉर्म, ध्यान देना इसके ऊपर, नाम पूछ लेते हैं इंस्टीट्यूट वाले, ऐसे नाम पूछ लेगी। इनकी थियरी है थियरी ऑफ फॉर्म, assumes that the goal that managers of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm's balance growth rate subject to managerial and financial constraints। तो यही बोला है कि एक अब मैनेजर्स को ऐसा होना चाहिए कि वो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ रेट को बढ़ा सकें विथ मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब लोगों की कमी, मैनेजर्स की कमी होने ही वाली है, फाइनेंशियल पैसे की कमी होने वाली है, तो आप कैसे पैसे की कमी के साथ और मैनेजर्स की कमी के साथ में बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, दैट इज रियल ग्रोथ। ओके, तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ इश्यूज तो लगे ही रहेंगे, उस इश्यूज के साथ में रह के कैसे हम ग्रो करते हैं, दैट विल शो द रियल कैरेक्टर। वैसे ही मैनेजर्स का भी कैरेक्टर होना चाहिए कि वो कंपनी का जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कमियां हैं उसके अंदर, उसको लेके कैसे आगे बढ़ सकता है। ओके, लेट्स से अपना जो कंपनी है, नया नया कोई कंपनी हमने खोली और कंपनी खुलते ही लॉकडाउन लग गया, ठीक है। अब अपने को मालूम है यार प्रॉफिट होना तो बहुत गलत है, गलत मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ 2 4 6 महीने जो है अपने को सर्वाइवल करने पड़ेंगे, तो ये अपना सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जैसे बिजनेस थोड़ा थोड़ा संभलेगा, आपको लग रहा है कि यार अब 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, लेकिन बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, अब ये लॉकडाउन तो रहने ही वाला है, या फिर कोरोना वायरस तो ये 2 3 साल रहेगा ही रहेगा। अब कैसे मैं कोरोना वायरस के साथ साथ, ओके, पैसे की कमी है उसके साथ साथ बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं, अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ही मैं रियल मैनेजर हूं। ओके, तो यहां पे ये जो हाईली ऑप्टिमिस्टिक मैनेजर्स, अभी ये थियरी, मैनेजमेंट थियरीज आ रही हैं, उसके हिसाब से आरएल मैरिस ने ऐसा बोला है कि आपको विथ दोस कंस्ट्रेंट्स, वो कमी के साथ साथ में ग्रो करना पड़ेगा, दैट शुड बी द रियल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, पैसा मतलब प्रॉफिट। So the profit maximizing behavior of the firm has been the most basic assumption made by economists over the last more than 200 years and is still at the heart of neoclassical microeconomic theory। क्लासिकल बहुत पुरानी थियरी, नियोक्लासिकल मतलब अब जो उसके बाद थियरीज आई, तो ऐसा बोला है कि ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए। भाई ये 200 सालों से चला आ रहा है, जब से बिजनेस चल रहा है 200 250 सालों से, तब से ये ऑब्जेक्टिव भी लोगों का चला आ रहा है कि बिजनेस करना है मतलब प्रॉफिट कमाना, तो ही ग्रो कर पाएंगे, तो ही सरवाइव कर पाएंगे। ओके, एंड दिस असम्पशन इज सिंपल, रैशनल मतलब काफी लॉजिकल भी है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब पैसे में बात होती है कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, एंड इज अमेंडेबल, अमेनेबल टू इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम भी आप कर सकते हो, कितना डिमांड कितना सप्लाई, क्या प्राइस रखें। So in that case, this is the fundamental objective। उसके हिसाब से क्या करोगे आप, प्रॉफिट सोच के कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, उसके हिसाब से आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से आप मार्केट में सेल करने जाओगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, डिमांड जनरेट करवाओगे, कैसे भी करके आपको उतना प्रॉफिट कमाना है। तो ये सबसे बेसिक चीज है, ओके, कि आपको प्रॉफिट जो है वो कमाना ही है। अभी इसके अंदर एक पॉइंट है, ये वाला, ये फटाफट रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The definition of profits in economics is different from the accountant's definition of profit। अकाउंट्स में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट देखते हैं, ओके, और इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉफिट देखते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल, ऐसे बातें करते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और उसके बाद हम फिर वापस इस पॉइंट पे आएंगे। एग्जाम्पल, let's say there is a person called as मिस्टर राम, ठीक है। मिस्टर राम जो है वो पहले जॉब करते थे, एम्प्लॉयड थे, ठीक है। उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और फटाफट जो है एक अच्छी कंपनी, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली, ठीक है। सो ही वाज एम्प्लॉयड इन एमएनसी, और एमएनसी में इनको सैलरी आती थी
लेट से 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपीज पर एनम। मिस्टर राम ने 1-2 साल काम भी किया, नाउ ही इज फेड अप विद दिस 9 to 5 जॉब, और उनको ये जो वर्क कल्चर है और ये जो लाइफ है वो पसंद नहीं आ रही यार। तो इन्होंने सोचा यार क्यों ना हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, ये जॉब क्या करना। तो ही शिफ्टेड टू अ बिजनेसमैन नाउ। नाउ मिस्टर राम हैज बिकम अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बन गई है। सेम मिस्टर राम अब एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। ओके, और इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। ओके, और बिजनेस किया, और बिजनेस का इन्होंने P&L बनाया है 1 साल के बाद। साल खत्म हो गया एंड ही हैज मेड अ P&L। P&L में यहां पे सेल्स दिख रहा होगा। मान लो इन्होंने 1 करोड़ का सेल किया, 1 करोड़, और इनका जो टोटल खर्चा आया वो है 80 lakhs का। तो इन शॉर्ट इनको 20 लाख का नेट प्रॉफिट भी हुआ। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs। 100 lakhs अपना जो है वो सेल हो गया। ठीक है, ये अपना P&L है, 20 लाख का प्रॉफिट है। अब यार तुम लोग इतने स्मार्ट हो, अब तुम समझ ही जाओगे। मिस्टर राम, अगर मैं देखूंगा दिस 20 lakhs इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, इट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब बताओ, मिस्टर राम ने इस साल बिजनेस छोड़ के, जॉब छोड़ के बिजनेस किया, 20 लाख रुपए कमाए हैं, 20 लाख रुपए कमाए हैं। P&L देख के तो मैं यही बोलूंगा कि 20 लाख रुपए कमाए हैं, बट इज मिस्टर राम रियली अर्निंग 20 lakhs रुपीज? क्या सच में उनको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो। आंसर आ गया शायद। ठीक है, बिजनेस करके कमा रहे हो 20 लाख रुपए, लेकिन बिजनेस करने के लिए तुमने जॉब छोड़ दी। जॉब से कमा रहे थे 25 लाख रुपए। बताओ, मिस्टर राम 25 लाख रुपए का नुकसान करवा के 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। इज मिस्टर राम रियली अर्निंग 20 lakhs? नहीं, बिजनेस करने की वजह से उनको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 25 लाख रुपए का नुकसान भी तो हो गया, जो सैलरी आने वाली थी वो नहीं आई। ओके, अब क्या? तो दिस 20 lakhs इज नॉट द रियल प्रॉफिट। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो मिस्टर राम को लॉस हुआ है 5 लाख रुपए का। इनके बीच में कंपेयर कर लो, सैलरी से 20 लाख 25 लाख आता था, बिजनेस से 20 लाख। मिस्टर राम अभी भी 5 लाख रुपए के नुकसान में है। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट देखना है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं देखना, आपको देखना है इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके, और इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब जरा ध्यान से देखना, इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब समथिंग विच इज नॉट एक्चुअल। ओके, ये इमेजिनरी है, ये मेरी जेब से कहां 25 लाख रुपए जा रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे नुकसान तो हो रहा है। ओके, तो जेब से नहीं जा रहा है बट फिर भी नुकसान हो रहा है, तो इसको हम एक खर्चा मानेंगे, ये मेरा एक खर्चा है। ओके, देखो मैं यहां पे बनाता हूं खर्चे का कुछ रिपोर्ट। यहां पे एक मैंने एक इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने P&L बना दिया। और जब मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा सेल्स 100 lakhs, मेरे जो टोटल कॉस्ट है 80 lakhs, बट ये अकाउंटिंग खर्चे हैं जो सच में हुए हैं, जो सिर्फ मेरी जेब से गए हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। लेकिन मैं साथ साथ में लिखूंगा इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये भी तो मेरा नुकसान है, बिजनेस करने की वजह से ये भी पैसा तो जा रहा है मेरा, ऑल्दो मैं पे नहीं कर रहा हूं लेकिन इतने का नुकसान तो हो गया। तो लॉस भी तो P&L में डेबिट करते हैं, तो मैंने 25 लाख के लॉस को भी डेबिट कर दिया। अब देखो, क्या मैं सच में प्रॉफिट कमा रहा हूं? नहीं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम प्रॉफिट में नहीं, हम 5 लाख रुपए के लॉस में हैं। तो जब आपको प्रॉफिट या लॉस देखना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट या लॉस देखना है, तो आप ये अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं देखोगे, ये वाला प्रॉफिट नहीं, आप देखोगे इकोनॉमिक प्रॉफिट, विच इज अ लॉस इन दिस केस ऑफ 5 lakhs।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो, प्रॉफिट इन द अकाउंटिंग सेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू मतलब सेल एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। ओके, obviously profit is sales minus cost. Economic profit is the difference between total revenue and total cost, but total cost here includes both the explicit मतलब accounting and implicit। आपको ये जो implicit cost है, जो आपका नुकसान हो रहा है, जो आपको सैलरी मिलने वाली थी नहीं मिली, उसको भी खर्चे में लेना होगा, तब जाके आपको सच में प्रॉफिट मालूम पड़ेगा, रियल प्रॉफिट मालूम पड़ेगा। ओके, सो अकाउंटिंग प्रॉफिट कंसिडर्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, whereas इकोनॉमिक प्रॉफिट कंसिडर्स एक्सप्लिसिट एज वेल एज इंप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थियरी ऑफ कॉस्ट में आने वाला है, वहां पे मैं डिटेल में बात करूंगा। यहां बस इतना समझो कि जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे, उसके अंदर इंप्लिसिट कॉस्ट भी आएगा। यस, नाउ देयर इज अ टर्म नॉर्मल प्रॉफिट एंड देयर इज अ टर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है वो जरा ध्यान में देखना। नॉर्मल प्रॉफिट, अब मुझे जरा बोलो, मिस्टर राम अगर जॉब नहीं करते, अब बिजनेस नहीं करते, तो क्या करते? तो ये बेचारे जॉब करते हैं, और जॉब से कितना कमाते? 25 लाख। जॉब से ही कुड हैव अर्न 25 lakhs। तो यार 25 लाख रुपया मान लो ये जॉब से कमा रहे थे, अब इन्होंने बिजनेस किया और ये बिजनेस से भी 25 लाख कमा रहे हैं। चलो मैं बोल देता हूं बिजनेस से, ये चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, एंड लेट्स से ही इज अर्निंग 30 lakhs, 30 lakhs फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से इनको 30 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये 30 लाख के मैं दो पार्ट करने वाला हूं। देखो, 30 लाख में कुछ नॉर्मल प्रॉफिट भी है, कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो आउट ऑफ दिस 30 कैन आई से 25 लाख रुपया तो मिस्टर राम को नॉर्मली जॉब करने से भी मिल रहा था यार। उसमें बिजनेस ने क्या किया, वो तो जॉब करके भी कमा सकते थे। 25 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये मार्केट में तुम जॉब करोगे तो भी मिल जाएगा। So 25 lakhs is considered to be a normal cost, जो आप दूसरी जगह से भी कमा सकते थे, जो हर कोई कमा रहा है। ओके, सो दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, बिजनेस करके हमने 30 लाख रुपया कमाया है, ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाया है ना, एक्स्ट्रा, ये तो जॉब में नहीं आता, ये मैं नॉर्मली नहीं कमा पाता, ये बिजनेस ने मुझे दिया है। 25 लाख रुपए तो मुझे कहीं से भी आ सकते थे, जॉब करके भी आ सकते थे, दैट इज नॉर्मल इन नेचर, नॉर्मल है वो तो। लेकिन ये जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, तो अगर आप जो आप कहीं और से कमा सकते थे उससे ज्यादा कमा रहे हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। उतना ही कमा रहे हो मतलब वो नॉर्मल है, फिर तो उसको लेके ज्यादा आप खुश मत हो। 25 लाख तो एनीवेज कमा रहे थे, एनीवेज कमा रहे थे, जॉब करते तो भी आ जाता। तो 25 लाख रुपए में बिजनेस का कोई रोल है नहीं, बिजनेस का रोल इसमें है, 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमाए उसमें। ओके, तो होता क्या है, जब बिजनेस अच्छा चलता है, जब मार्केट अच्छा होता है, तब नॉर्मली लोगों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जब मार्केट नॉर्मल नॉर्मल चलता है तब लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, सुपर नॉर्मल नहीं होता है। और जब मार्केट खराब चलता है, जैसे इस टाइम चल रहा है, तो लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं। ये वर्ड्स पे ध्यान देना, जब मार्केट खराब चलता है तो लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमा पाते हैं। अब अगर ये लॉकडाउन और ये सारी सिचुएशन होंगी तो ये 25 लाख भी नहीं कमा पाएंगे मिस्टर राम। सैलरी से 25 लाख कमा लेते हैं, लेकिन मान लो बिजनेस से लॉकडाउन में खाली 10 लाख आया तो नॉर्मल भी नहीं कमा पाओगे। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन। तो जब मार्केट अच्छा चल रहा हो तो बिजनेस करना अच्छी बात है, जब मार्केट बहुत खराब चल रहा हो तो जॉब करना अच्छी बात है। ओके, और जब मार्केट नॉर्मल नॉर्मल सा चल रहा है तो आप चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, एक ही बात है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यहां तक ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये अपना कवर हो चुका है। अब क्या हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचना कि मुझे बिजनेस मतलब प्रॉफिट ही कमाना है, प्रॉफिट ही कमाना है, क्या ये अच्छी बात है? कुछ इकोनॉमिक्स बोलते हैं ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं यार अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में क्यों सोचते हो? आप सोसाइटी के बारे में सोचो। ओके, आप नेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचो, आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचो,
इन सब बारे में भी सोचो, ठीक है। सो आगे जो आपका पॉइंट है वो यही है यहां पे, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज बीन सब्जेक्ट टू सिवियर क्रिटिसिज्म। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया in recent years. Many economists have pointed out that all firms do not aim to maximize profits. सबको यार नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट के लिए काम मत करो। Some firms try to achieve security subject to reasonable level of profit. मतलब सिर्फ आपको सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ मुझे लॉस नहीं हो, मेरा नॉर्मल खर्चा निकल जाए। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। H.A. Simon, नाम याद रखना इसका, argues that firms have satisfying behavior and strive for profits that are satisfactory. मतलब फॉर्म जो है सिर्फ उतने ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं जिससे वो सेटिस्फाइड हो जाएं कि बस इतना प्रॉफिट बहुत कमा लिया, अब हमको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, अब हमको एम्प्लॉइज के लिए कुछ करना चाहिए, अब नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो दैट सेटिस्फैक्शन शुड कम, और मे बी आती भी होगी। Now, Baumol's theory of sales maximization holds that sales revenue maximization rather than profit maximization is the ultimate goal of the business firm. Baumol की बात याद रखना, उसने बोला प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन सेल्स, बस ये लाइन है। Baumol थियरी मतलब आप प्रॉफिट की जगह सेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो, ओके। और ऊपर H.A. साइमन ने क्या बोला कि सारे लोग जो है वो एकदम अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए नहीं जाते हैं, वो एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट के लिए जाते हैं, उतना प्रॉफिट आ जाएगा बस वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ओके। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट Baumol's, तो ही मतलब Baumol cites empirical evidence of his hypothesis that sales rank ahead of profit as the main objective of the enterprise. तो इसने बोला कि इसके बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं कि सेल जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो। He asserts that asserts मतलब बोलना या फोर्स करना, that it is quite a common experience that when an executive is asked about his business, he will answer that his sales have been increasing or decreasing and talks about profits only as an afterthought. Afterthought मतलब बाद में विचार आया उसको, पहले सेल्स प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता कोई। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि भाई आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो पहले आपको सेल के बारे में बताएगा, ठीक है, कि यार बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा है, सेल बहुत बढ़ गया है, कस्टमर्स की लाइन लग रही है। बाद में वो सोचेगा प्रॉफिट के बारे में बोलो कि मुझे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा या कम हुआ है, ओके। तो हर कोई जब बिजनेस के बारे में सोचेगा तो पहले सेल्स के बारे में सोचेगा, ये Baumol का कहना है, ओके। इसीलिए आपको सेल्स बढ़ाना चाहिए। इन 1932 A.A. Barley and G.C. Means pointed out that in large business corporations, बड़े-बड़े कंपनीज में मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप, मतलब मैनेजमेंट अलग हाथों में होता है, ओनरशिप अलग हाथों में होती है बड़ी कंपनीज में, ठीक है। एक प्रोपराइटर होता है वो बेचारा सारे काम कर लेता है, वो मैनेजर भी होता है, वो ओनर भी होता है, वो क्लीनिंग का भी काम कर लेता है, वो जो है सेल्स बॉय भी बन जाता है। लेकिन बड़ी कंपनीज में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज सेपरेटेड, ओनर्स अलग, मैनेजर्स अलग, ओके। इन दैट केस मैनेजर्स एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर्स टू सेट गोल्स ऑफ द फर्म्स दे मैनेज। और बड़ी कंपनीज में ओनर नहीं, मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमको कितना सेल करना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, ये सारा काम मैनेजर्स के ऊपर आ जाता है। विलियमसन मतलब अपना क्रिकेट वाला नहीं है, यहां पे अलग विलियमसन है। विलियमसन्स मॉडल ऑफ मैक्सिमाइजिंग ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म्स बिहेवियर। ऐसा बोलता है कि कंपनीज को मैनेजरियल यूटिलिटी पे काम करना चाहिए, मतलब अच्छे मैनेजर्स रखो, उस पे काम करो। तो विलियमसन की जो थियरी है उसने बोला सेल्स बढ़ाने के पीछे मत जाओ, प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे मत जाओ, अच्छे मैनेजर्स रखने के पीछे जाओ। लिख लो यहां पे, विलियमसन की थियरी घूमती है आसपास मैनेजर्स के, बोलता है अच्छे मैनेजर्स रखो, ओके। तो जैसे अपना केन विलियमसन न्यूजीलैंड का बैट्समैन, वो बोलता है रन्स के पीछे मत जाओ, ठीक है, आप टेक्निक के पीछे जाओ, टेक्निक अच्छी होगी तो आपके रन्स भी बनेंगे, काइंड ऑफ दिस, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैनेजर्स ही वो हैं जो आपको प्रॉफिट और सेल मैक्सिमाइज करके देंगे, तो आप मैनेजर्स के पीछे ध्यान दो। ये थियरी है विलियमसन की, यहां तक हो गई उसकी थियरी खत्म, ठीक है। चलो, तो एक काम कर सकते हो, अब आप वीडियो पॉज करके ये इतना पार्ट रीड कर लो, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, ओके। चलो यहां तक खत्म कर लो पढ़ के।